हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन करके। जो एस्केलेटरी सिस्टम के आगे चैप्टर दिया एनसीईआरटी में वो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे मैं अच्छे से विजिबल हो। ऑप्शन बाद में देख लेंगे। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ना हमसे स्टेटमेंट पूछे कौन से स्टेटमेंट सही है। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये बात सही है कि स्केलेटल सिस्टम में कहते हैं हमारी बोन्स आती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन कौन से, हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारी किडनी हो गई, उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये भी स्टेटमेंट सही है कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो एक बोन होती है उसके अंदर एक पार्ट होता है, क्या होता है, रेड बोन मैरो। हम उसे क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो क्या करता है, यहाँ पे होता है सेल्स का प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बोल दो। ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, इन सेल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि क्या करता है, ब्लड सेल के फॉर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड स्टेटमेंट हमें देखा है, इट सर्व एज ए रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। क्या करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए एक रिजर्वियर का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया CH3PO4 2। ये कैल्शियम फॉस्फेट का आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी दे सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारी बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है बहुत मैक्सिमम अमाउंट में। तो क्या करेंगे, रिजर्वियर का काम करेंगे। जिस चीज़ से कोई चीज़ मिलकर बनी हुई तो वो क्या होगी, उसके लिए रिजर्वियर होगी। जैसे वाटर टैंक होता है, तो वाटर टैंक क्या होता है, वाटर का रिजर्वियर होता है। वैसे क्या हो गया कि जो ये हमारी बोन्स है वो किसका रिजर्वियर होगी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोला इट हैज़ नो रोल इन मूवमेंट। तो ये गलत हो गया। स्केलेटल सिस्टम का हमारे मूवमेंट में क्या तो रोल होता है। जो हमारी स्केलेटल सिस्टम में क्या आएगा, हमारी बोन्स आएंगी, और क्या आएगा, मैं बताऊँ तो इसको, स्केलेटल सिस्टम में क्या आएगा, हमारी बोन्स आएंगी एंड बोन्स आएंगी, और बोन्स के साथ क्या अटैच होगी, मसल्स अटैच होगी। तो ये मसल्स और बोन मिलकर क्या करती है, हमारी मूवमेंट में हेल्प करवाती है। हम चल रहे हैं तो हमारे टांगों में क्या है, बोन है, और क्या मसल है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने से हमारी जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो बोन से अटैच है, तो वो बोन में क्या होती है, मूवमेंट आती है। तो ये बोल रहा है कि कोई रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट के हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच बोन इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सेल स्केलेटन। कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। नोट को हमें ऐसे करना है राउंड, जिससे पता चले क्या पूछे, नोट पूछे या करेक्ट क्या पूछा है। तो नॉट पार्ट पूछे एक्सेल स्केलेटन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 206 बोन क्या होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इन बोन को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, तो इसमें जो अपेंडिकुलर स्केलेटल है उसमें तो आती है कितनी बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटल में आती है 126 बोन, और जो ये एक्सियल स्केलेटल उसमें आती है 80 बोन। तो ठीक है, हमें ध्यान रखना कि जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें क्या आता है, एक्सियल स्केलेटल, इसमें एक तो हमारा आएगा स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, हायोइड बोन बच गई, वो तो स्कल में ही आ जाएगी। जो तो ये बोन किस में आती है, एक्सियल स्केलेटल में आती है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसमें क्या होता है, जो हमारी लिम्स की बोन होती है वो लिम्स बोन एंड जो गर्डल होते हैं वो आते हैं। अभी मैंने आपको पूरा काउंट करके नहीं बताया किसमें कितनी बोन, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे ओवरव्यू से एक बार सोल्व हो जाएगा। अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम उसमें लिम्स की बोन आएगी और गर्डल की बोन आएगी। तो अब देखते हैं कोई लिम्ब और गर्डल की बोन दी हुई है कि उसमें। देखो, वर्टिब्रा किस में आएगा, एक्सियल स्केलेटल में आएगा। स्कल भी किस में है, एक्सियल स्केलेटल में आएगा। स्टर्नम भी किस में है, एक्सियल स्केलेटल में। बट फीमर क्या होती है, हमारी लेग की बोन होती है, लेग की बोन है, और ये लेग में प्रेजेंट है। तो लेग में जो बोन प्रेजेंट होगी वो लिम्ब की बोन होगी। तो फीमर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, हमें मैच करना है। देखो, फेशिया क्या होता है कि जो ये हम जो मसल को एक लॉन्गिट्यूडिनल
एक्सिस में काटते हैं तो हमें इसमें क्या दिखते हैं, मसल बंडल दिखते हैं। और मसल बंडल को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मसल बंडल को क्या करता है, कवर करता है। तो एक आएगा फर्स्ट। सार्कोलेमा क्या होता है कि मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। इनको एक स्पेशल नाम देते हैं, सार्को वर्ड आपको मसल के लिए मिलेगा। सार्कोप्लाज्मा जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मा बोलेंगे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करती है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल में, उसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो क्या स्टोर करेगी, कैल्शियम स्टोर करेगी। और कैल्शियम आयन किस में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। देखो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैंने देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन हेल्प करेगा, कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब जो मसल सेल की रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, कैल्शियम आयन स्टोर होगा और ये क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से एक मैच द कॉलम वाला ऑप्शन देखो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एटीपीएस एंजाइम होता है। और एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को। और ये एटीपी को किस में तोड़ देगा, एटीपी को तोड़ देगा एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मायोग्लोबिन क्या होता है, स्टोरेज ऑक्सीजन इन मसल। देखो क्या होता है, सुनो। बहुत बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी मसल सेल होती है उनको क्या चाहिए, बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी मसल में एक पिगमेंट मिलता है, जैसे हीमोग्लोबिन मिलता है रेड ब्लड सेल में, वैसे ही मसल सेल में क्या मिलता है, मायोग्लोबिन मिलता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। तो एक बी का जाएगा सेकंड। क्रिएटिनिन फॉस्फेट कहते हैं एनर्जी रिजर्व होता है। कैसे, देखो, क्योंकि अब हमारी मसल क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल सेल को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि मसल सेल्स उस टाइम, क्योंकि एटीपी खर्च होगा उसमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बंद करके हम क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। अब हमें कोई काम करें तो हमें एनर्जी चाहिएगी। तो हम एक्सरसाइज करें तो मतलब हम क्या करें, कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें हमें एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी में क्या होता है, जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है, ये एडीपी को क्या करता है, फटाफट से ना क्या करता है, एडीपी को ये इसके पास जो फॉस्फेट है ना वो देते हैं। अभी हमने देखा कि एडीपी को जो फॉस्फेट दे देगा तो किस में चेंज हो, एटीपी में। और एटीपी में पता है हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की। तो इसलिए क्या होता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या करता है, एनर्जी रिजर्वियर का काम करता है मसल सेल में, कि जो क्या करता है, एडीपी को अपना फॉस्फेट देता है, जिससे एडीपी किस में चेंज हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और वो क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है हमारी सेल की, और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसमें भी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ये देखो, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसको डिस्क्राइब करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ऑप्शन नंबर बी देखो दिया हुआ है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को कौन सी थ्योरी डिस्क्राइब करती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो आई बैंड होता है, सॉरी आई बैंड नहीं, जो एक्टिन फिलामेंट होता है या फिर जो थिन फिलामेंट होता है, वो किस पे स्लाइड करता है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइडिंग ऑन, वो बोल सकते हैं हम, एक्टिन फिलामेंट स्लाइडिंग ऑन मायोसिन फिलामेंट। कि जो थिन फिलामेंट है वो हैवी फिलामेंट पे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ये थ्योरी क्या करती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम देखा था कि फीमर जो है ये हमारे लेग में मिलती है, लेग में भी कहाँ, थाई में। और ये हमारी बॉडी ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ह्यूमरस हमें कहाँ मिलेगी, हमारी आर्म में मिलेगी, वो भी अपर आर्म में। जो हमारी बाजू है उसका जो अपर आर्म होता है ना, कोहनी से ऊपर वाला पार्ट, एल्बो से ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पे मिलेगी। रेडियस हमें लोअर आर्म में मिलेगी, जो कोहनी से नीचे, मतलब जो एल्बो से नीचे वाला पार्ट उसमें ये मिलेगी, रेडिया मिलेगी। और टीबिया क्या कहाँ मिलती है, हमें लोअर लेग में मिलेगी। क्योंकि थाई में तो क्या मिल गई, थाई में एक ही बोन होती है, वो होती है फीमर। और जो लोअर लेग होता है उसमें दो बोन होती है, टीबिया एंड फेबुला। तो ये कहाँ मिलेगी, लोअर लेग में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। देखो, अब इसमें देखो मसल्स फटीग क्या था, मैंने आपको बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एटीपी चाहिए, एटीपी की जरूरत होती है। और एटीपी कैसे बनते हैं, हम ये वो पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे हम क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं। बट जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी सेल करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन। तो उस कंडीशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जो कई बार आपने सुना क्रैम्प्स आ रहे हैं ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते, तो जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से क्या होता है, हमें फटीग हो जाती है, मसल फटीग, जो थोड़ी देर के लिए होती है, ये टेम्परेरी होती है। जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो वापस से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड का तो टूट जाता है। ठीक है, तो ये मसल्स फटीग यही होता है कि लैक्टिक एसिड का
एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी मसल्स में, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, उस कारण क्या होता है, इससे मसल फटीग आती है। रिगर मोर्टिस क्या होता है, देखो रिगर मोर्टिस होता है लैक ऑफ एटीपी, मतलब जब हम मर जाते हैं, मतलब कोई भी इंसान मर गया तो आपने देखा होगा कि उसके 4 से 5 घंटे बाद में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो एकदम से अकड़ जाती है। तो वो अकड़ना बॉडी किसी वजह, क्योंकि वहाँ पे मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये एटीपी रिक्वायर, इसमें एटीपी चाहिए। तो रिगर मोर्टिस वही कंडीशन होती है कि मरने के 4-5 घंटे के बाद में जो बॉडी में अकड़न आती है ना, वो लैक ऑफ एटीपी की वजह से आती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं रिगर मोर्टिस। मसल ट्विच क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और टिटेनस क्या होता है, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम हम बोल सकते हैं। लैक ऑफ कैल्शियम आयंस की वजह से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो हो नहीं पाता। तो इसमें कैसा कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि कुछ डिजीज़ हो गया, आपको ध्यान रखना है कि कौन से किसकी वजह से होते हैं। टिटेनस आपकी डिजीज एनसीईआरटी में दी हुई है लास्ट में। तो मसल फटीग है तो लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन से हो जाता है, क्योंकि जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता मसल सेल को, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है, बट ये टेम्परेरी होता है। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, लैक्टिक एसिड टूट जाता है और मसल वापस सही हो जाती है, ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाती है। रिगर मोर्टिस वो कंडीशन होती है जब मरने के 4-5 घंटे के बाद में जो बॉडी में अकड़न आती है ना, लैक ऑफ एटीपी की वजह से, क्योंकि बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि मर गया बंदा। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस बोलते हैं। मसल ट्विच में क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और टिटेनस क्या होता है, लैक ऑफ कैल्शियम आयन की वजह से होता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमने देखा था सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है। कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर कैल्शियम आयन नहीं है तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टिटेनस बोलते हैं। तो वही ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। अब आपके कई बच्चों के ये कमेंट आ सकते हैं कि मैम आप सबके एक जैसे ऑप्शन क्यों बना के लेके आती हो। तो ये इसका कोई रीज़न नहीं है वैसे कि मैंने बना दिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो चाहे एग्जामिनर फर्स्ट ऑप्शन को उठा के फोर्थ पे दे, तो आप मसल फटीग को वही टिक करके आओगे, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से होते हैं। ये मेरी पीपीटी कुछ इस टाइप से बन गई है कि इसमें ऑप्शन सारे मतलब सामने आ गए और इस ऑप्शन नंबर ए सब में मैच हो रहा है। इसका रीज़न तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये पीपीटी बन गई ऐसी, बट मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पीपीटी चाहे कैसे भी बनी हो, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जब आप ये लेसन स्टार्ट करते हो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन करके कुछ आपको पहले मूवमेंट बताई होती है बॉडी में कौन सी होती है। देखो अमीबॉइड मूवमेंट होती है जो मिलती है हमारी बॉडी के WBC सेल्स में। सिलेरी मूवमेंट आप देख सकते हो, पैरामीशियम जो होता है उसमें मिलती है हमारी कुछ, आपने देखा होगा कि कुछ सेल्स होती है उनमें भी सीलिया पाए जाते हैं। तो सिलेरी मूवमेंट एग्जाम्पल, पैरामीशियम में जो मूवमेंट सिलेरी मूवमेंट हमारी बॉडी में देखें तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो एग मूव करता है वो सिलेरी मूवमेंट की वजह से उसमें सीलिया मिलते हैं। हमारा जो ट्रेकिया सिस्टम होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें ट्रेकिया जो वाला एरिया होता है उसमें भी सीलिया लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो कोई डस्ट पार्टिकल हो गया फिर जो म्यूकस होती है वो मूव करती है। तो सिलेरी मूवमेंट हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। फ्लैजिला मूवमेंट जो है हमारी स्पर्म में देखने को मिलती है। मेल में जो स्पर्म होता है उसमें जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजिलरी मूवमेंट होती है, बट हाइड्रोलिक मूवमेंट टाइप की कोई सी भी मूवमेंट हमने नहीं पढ़ी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। देखो इस चैप्टर में ना स्केलेटल सिस्टम आपको बोन पढ़नी है और बोन के बीच में जॉइंट पढ़नी है। तो जॉइंट बोन एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है वो होता है पिवट जॉइंट। हिंज जॉइंट मिलेगा आपको एल्बो में और नी में। सैडल जॉइंट मिलेगा आपको थंब में, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा आपको शोल्डर में। शोल्डर में एंड हिप जॉइंट जो होता है ना, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो होता है ना, देखो इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। आप 360 डिग्री मूवमेंट कर सकते हो। आप देखना आप अपने हाथ को पूरा रोटेट कर सकते हो इन 360 डिग्री एंगल। हिंज जॉइंट जो होता है उसमें ओनली 90 डिग्री मूवमेंट होती है। आप अंदर बाहर कर, जैसे इसको हिंज इसीलिए बोला गया क्योंकि जो हमारे गेट होता है, गेट को क्या होता है एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। तो हिंज जॉइंट जो होता है वो गेट की जैसी मूवमेंट होती है ना, आप उससे कंपेयर कर सकते हो, वो वाली मूवमेंट होती है। और पिवट जॉइंट जो होता है वो मिलता है एटलेट एक्सिस। ये कि हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री, ये फर्स्ट वर्टिब्री है हमारी और ये सेकंड वर्टिब्री है। जो हमारी 26 वर्टिब्री है ना पीछे, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री कौन सी है, एटलेट एक्सिस। उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है पिवट जॉइंट। और सैडल जॉइंट मिलता है हमें थंब जॉइंट, थोड़ी थंब में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये देखिए मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें इनको मैच करना है। देखो अल्ना, टीबिया, फिबुला, रेडियस। अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारी बोन बताई थी। जो अल्ना होती है वो कहाँ मिलती है, ह्यूमरस तो मिलती है हमारी कहाँ पे, अपर आर्म में। और जो अल्ना होती है वो कहाँ मिलती है, लोअर आर्म में। और लोअर आर्म में भी कहाँ, ये होती है इनर वाली साइड। तो इनर 4 आर्म बोन होती है कौन, अल्ना। टीबिया जो होती है वो होती है लोअर लेग में मिलती है टीबिया और फेबुला। और टीबिया जो होती है वो कैसी होती है, टीबिया जो होती है वो लार्जर लोअर लेग बोन होती है। और जो फिबुला होती है वो थिनर लोअर लेग बोन होती है। और रेडियस कहाँ मिलती है, आउटर साइड में मिलती है। देखो अगर मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाऊं, इसको समझो। अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले हमारी ये मैं बना रही हूँ आर्म।
आर्म में क्या होगी, ऊपर जो बोन आएगी वो तो होगी ह्यूमरस, ये होगी ह्यूमरस। उसके बाद में 2 बोन आती है नीचे, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो अंदर वाली साइड जो मिलेगी वो तो हमें मिलेगी अल्ना, और बाहर वाली साइड जो हमें मिलेगी वो होगी रेडियस। ये तो होगी हमारी आर्म की बोन, और नीचे क्या आ जाएगी हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स ऐसे करके बोन आ जाएगी। बट एक बार हम इतना ही ध्यान रखते हैं। और अब मैं बना रही हूँ लेग की बोन। लेग में ऊपर जो होगी वो तो होगी फीमर, ये सबसे बड़ी बोन होती है हमारी पूरी बॉडी की, तो ये होगी फीमर। उसके बाद में तो टिबिया और फिबुला, जो टिबिया होती है वो तो होती है बड़ी बोन थोड़ी सी, और जो फिबुला होती है वो क्या होती है, छोटी बोन होती है। ये तो है टिबिया, टिबिया तो मैंने बनाया है बड़ा क्योंकि बड़ी होती है, और फिबुला जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो फिबुला तो लोअर लेग बोन है, और वो भी कैसे थिनर है, और टीबिया क्या है, लोअर लेग बोन है बट वो कैसे स्ट्रॉन्गर है, या फिर बोल सकते हैं लार्ज है। फीमर थाई बोन हुई कि ह्यूमरस ऊपर वाले आर्म में मिलेगी हमें, कोहनी से ऊपर, और नीचे क्या हमें रेडियस अल्ना अंदर वाली साइड होगी, रेडियस बाहर वाली साइड होगी। तो इसके भी ऑप्शन मैच करें हम, तो इसके भी ऑप्शन ऐसे ही है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम ना आपको एनसीईआरटी में बना के दिखाई हुआ है, इसके आगे का जो लेक्चर होगा उसमें मैं डायग्राम लिख के आऊंगी। इस पीपीटी में मैं डायग्राम को ऐड नहीं किया, आगे वाले पीपीटी में डायग्राम को ऐड करूंगी, जिससे आपको समझ में ना और ज़्यादा आसानी होगी, क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मसल इज इनवॉलेंटरी एंड स्ट्राइटेड। देखो 3 टाइप की मसल पढ़नी है हमें। मसल जो होती है वो हमें 3 टाइप की पढ़नी है। एक तो पढ़नी है स्केलेटल मसल, एक तो है स्केलेटल मसल, एक है स्मूथ मसल, और एक है कार्डियक मसल, ठीक है। इसमें जो कार्डियक मसल है उस वो क्या होती है, कुछ इस टाइप से होती है कि उस पर हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे स्ट्राइएशन देखने को मिलते हैं, और ये कैसी होती है, ब्रांच होती है, ऐसे हमें स्ट्राइएशन देखने को मिलते हैं। और ये कैसी है, इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कार्डियक मसल मिलती है आपको हार्ट में। हम अपने हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं कि आप चाहते हो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ हमारी हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। क्या होता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में धड़कता है 72 टाइम्स। आप कोई किसी का मन करे नहीं, आज मैं अब मेरे हार्ट को ना 80 वो क्या 72 से ज़्यादा 100 बार धड़काऊंगा, तो ऐसे कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे हार्ट में जो मसल होती है वो होती है कार्डियक मसल, और ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। और स्ट्राइटेड होती है, क्योंकि जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ऐसे इस मसल को, तो इस पर ऐसे स्ट्राइएशंस नजर आएंगे। तो वही पूछा है कि इनवॉलेंट्री पूछा है, एक तो वो इनवॉलेंट्री होनी चाहिए जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, और एक वो स्ट्राइटेड होनी चाहिए, तो कौन सी होगी, कार्डियक मसल्स है, ठीक है। स्मूथ कैसी होती है, स्मूथ एक तो होती है अनस्ट्राइटेड, इस पर कोई स्ट्राइएशंस नहीं देखते, अनस्ट्राइटेड। और कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये स्मूथ मसल आपको कहाँ मिलेगी, इनवॉलेंट्री होती है। जैसे आपकी जो हम मान सकते हैं कि जो मान लो किडनी है, किडनी को आप खुद की मर्जी से ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन का, आज तो मेरा मन करे मैं किडनी को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, कर सकते हो। आज तो मेरा मन करे कि मैं इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं कर सकते। तो जो स्मूथ मसल होती है वो कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। और जो स्केलेटल मसल है ये हमारी मिलती है हमारे लिम्स में, हमारे हाथ पैर में। अब हाथ पैर में मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा तो खुद की मर्जी से। अब ऐसे तो नहीं होता कि किसी को आप बैठे हुए हो कि बोधे बाद में आपको चलना फिरना, मतलब खुद के कंट्रोल में। ऐसे तो नहीं कि कोई चलना फिरना, जैसे आपके हार्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे आप अपने चलने फिरने को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलने फिरने को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, ये वॉलेंट्री है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, मतलब आप खुद की मर्जी से चलते हो, खुद की मर्जी से नहीं चलते हो, आपका कंट्रोल है इस पर। और कैसे होते हैं, इसमें स्ट्राइएशन आ जाएंगे, स्ट्राइटेड होती है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो इस पर ऐसे माइलोमसल इस पर ऐसे स्ट्राइएशंस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इंक्लूड्स। देखो 2 टाइप की प्रोटीन हमें पढ़ेंगे, एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और एक होती है रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन 2 होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। मैंने जब आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई थी तो मैंने बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। एक्टिन होती है थिन, ये कुछ बातें में ध्यान रखनी है, और मायोसिन होते हैं हम बोल सकते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, जो इस कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करेगी, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों कैसी प्रोटीन है, ये है रेगुलेटरी प्रोटीन। तो हमसे उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी पूछे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पूछी है ना, तो एक्टिन एंड मायोसिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो केराटिन जो है हमारी हेयर जो है, हमारे जो नेल्स हैं उनमें मिलती है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमने देखा था किस में मिलती है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में मिलती है। हमने जो वो सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट देखे थे, जो हमारे क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, सेल का स्केलेटन बनाते हैं। इलास्टिन प्रोटीन हमें इसमें नीचे इस चैप्टर में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो मैच कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया, और इसमें कई जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, अगर मैं बताऊं आपको जॉइंट 3 टाइप के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको
कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक आपको पढ़ना है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। और एक आपको पढ़ना है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट इस एनसीईआरटी में, ठीक है। अब इसमें से जो फाइब्रस जॉइंट है इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, इसमें क्रॉस लगाती है मैंने। इसमें क्या होगी, हल्की सी मूवमेंट होती है, वेरी लो मूवमेंट, लो मूवमेंट लिखी थी, बहुत हल्की मूवमेंट होती है, लो मूवमेंट होती है। देखो राइटिंग अंदर रही बट मैं बोल रही हूँ तो आप उसको सुनो, लिखा थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है, राइटिंग पे ध्यान मत देना प्लीज़, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। और जो साइनोवियल जॉइंट होती है इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट होती है, मैक्सिमम मूवमेंट। जैसे मैंने जो आपको हिंज जॉइंट बताया था, जो मैंने आपको वो बताया था कौन सा, हिप में और शोल्डर में पैदा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इनमें कितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है। आप अपने जो ये है शोल्डर को उसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो, अपने नी को और एल्बो को 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। वो किसके एग्जाम्पल है, वो साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल है। फाइब्रस जॉइंट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं होती, ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसमें बहुत हल्की सी मूवमेंट होती है, वेरी लो, वेरी मिनिमम मूवमेंट होती है। तो बस उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो साइनोवियल जॉइंट है इसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। फाइब्रस जॉइंट तो इमूवेबल है, इसमें कोई मूवमेंट होती नहीं। कार्टिलेजिनस में स्लाइटली मूवमेंट होगी। और सैडल जॉइंट मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कहाँ मिलता है, हमें थंब में मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे ही मैच होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम इसको सेट करके लाइए ऐसे। अब वो बच्चों पे डिपेंड करता है वो क्या सोचेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। मेरा मकसद यहाँ पे आपको क्वेश्चन मतलब एक ये कि प्रैक्टिस करवाना है। आपने चैप्टर पढ़ा, आप खुद से पहले आज ये चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि मैं 2-3 दिन तक इसी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी यूट्यूब पे। खुद से पहले चैप्टर पढ़ो, फिर मैं जब स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर आती हूँ तो वीडियो को पॉज करके खुद से उसका आंसर दो कि यस मैम उससे बन रहा है नहीं बन रहा। और ये भी देखो कि क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है या नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता लगेगा कि मैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बना रही हूँ और कितनी मेहनत लग रही है। ऑप्शन आज पीपीटी में सही से नहीं बने, वो मैं खुद बोल रही हूँ कि आप ऑप्शन पे ध्यान मत दो प्लीज़। जो कंटेंट है, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया। ये देखो, ये फिर से क्या आ गया, एक मैच से कोने वाला क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 टाइप की मसल्स होती है हमारी बॉडी में। तो इनकी शेप देख लो थोड़ी सी। स्मूथ मसल जो होती है ना, उसकी जब शेप देखोगे आप तो कुछ इस टाइप की बनाई हुई है कि ऐसे बनाई हुई है, वो सही नहीं बनी। कि साइड किनारों से तो कैसी होगी, पतली होगी, किनारों से तो ऐसे पतली होगी, बीच में क्या होगी, मोटी होगी ऐसे। और इसमें एक न्यूक्लियस मिलेगा, इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये शेप किसके, स्मूथ मसल की है। जो कार्डियक मसल होती है, जो मैंने बताया था, ये मैंने आपको बोला भी था, ब्रांच होती है। कार्डियक मसल आप देखोगे तो कैसी बनाई हुई है, ब्रांच बनाई हुई है आपके एनसीईआरटी में। मैं डायग्राम कल हो सकता है आपके डायग्राम से समझाऊं जिससे आपको बेटर समझ में आए, क्योंकि डायग्राम से बच्चों के कॉन्सेप्ट ये कैसे होती है, ब्रांच होती है ऐसे। ये कार्डियक मसलों की, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, एक मिनट को, जो स्केलेटल मसल होती हैं वो कैसी होती है, इसमें ना स्केलेटल मसल आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी और इनमें क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है कौन, स्केलेटल मसल। और कैसी होती है, वॉलेंट्री भी होती है, लिम्स में मिलती है ना। हम चलना फिरना हमारे हाथ में, हम मन करेगा तो चलेंगे, मन करेगा तो बेड से उठेंगे भी नहीं, कुछ भी काम नहीं करेंगे। और स्ट्राइशंस भी होते हैं इस पे ऐसे ऐसे हल्के हल्के से माइक्रोस्कोप के नीचे धारियाँ। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट और थिन और थिक फिलामेंट। जहाँ पे थिन फिलामेंट होगा वहाँ पे हल्की हल्की सी धारियाँ बनेगी, जहाँ पे थिक फिलामेंट होगा वहाँ पे गहरी रंग की धारियाँ बनेगी। तो धारियाँ क्यों होती है, क्योंकि उसमें वो जो फिलामेंट होते हैं उसकी वजह से कहती है धारियाँ आती है। अब देखो ये मैं बताना भूल गई, जो इंटरक्लेटेड डिस्क है ना, वो किस में मिलती है, कार्डियक मसल में देखने को मिलती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्डियक मसल का एक मेन फीचर या फिर इंटरक्लेटेड डिस्क जो है कौन सी मसल का एक मेन फीचर कार्डियक मसल का। आप अगर कुछ मतलब आप बायो की, अगर जरूरी नहीं कि आप केवीएस के या फिर आप ऐसे एग्जाम जिनमें इनमें मतलब बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के, 11-12 के, जैसे नीट हो गया, केवीएस हो गया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, मैंने देखे इनमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी हो गया, बिहार का पीजीटी हो गया, जिसमें 12th क्लास की एनसीईआरटी पूछी जाती है। तो उसमें आप देखना, इस आप क्वेश्चन ही बहुत बार मिल जाएगा इंटरक्लेटेड डिस्क का, कि इंटरक्लेटेड डिस्क कौन सी मसल में प्रेजेंट होती है, तो ये होती है कार्डियक मसल में, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जंक्शन बनाती है। ये कौन सा जंक्शन बनाती है, गैप जंक्शन बनाती है, जिससे क्या होता है कि जो, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी मसल होती है, हार्ट की मसल, उनमें एक मसल से दूसरी मसल में क्या होगा, इम्पल्स का कंडक्शन होगा, एक्शन पोटेंशियल जाएगा। तो वो किसकी हेल्प से आता है, गैप जंक्शन की हेल्प से जाता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मैंने बताया आपको कौन सी होती है, स्केलेटल मसल होती है, एक मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो स्मूथ मसल होती है उसमें एक मसल सेल में ओनली एक ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप कौन सी होती है, स्मूथ मसल होती है। और स्ट्राइशंस किस में मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, स्ट्राइशंस स्केलेटल में भी देखने को मिलते हैं और कार्डियक में भी। तो ऑप्शन तो वैसे ही मैच हो रहे हैं, अब आप मैच कर लो चाहे मैं मैच नहीं करवाऊँ। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। देखो मैंने बताया था जो स्कल है उसमें 2 टाइप की बोन आती है। एक तो होती है क्रेनियम बोन, ये हमने किस में पढ़ा था, एक्सेल स्केलेटन में पढ़ा था। और एक आती है फेशियल बोन।
ठीक है। एक बार इतना ध्यान रखो, फेशियल बोन जो होती है वो होती है 14, और जो क्रेनियम बोन होती है वो होती है 8। ये क्या करती है, हमारा जो हेड होता है ना उसको प्रोटेक्शन देती है। हेड को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है हमारे ऊपर जो हेड है। तो क्रेनियम बोन कितनी होती है, 8 होती है। मैं बता भी देती हूँ आपको कौन कौन सी होती है। देखो, एक तो ध्यान रखना आपको, फ्रंटल होती है 1, फिर आएगी पैराइटल होती है 2, टेम्पोरल भी होती है 2, ऑक्सीपिटल, नाम आपको ध्यान रखना एनसीईआरटी में, ऑक्सीपिटल होती है 1, इथमोइड भी होती है 1, और स्फिनोइड। काउंट करते हैं कितनी हुई, स्फिनोइड भी कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी बनोगी, 8 बनोगी। और आपको इनका नाम भी याद रखना है, और हमें ध्यान रखना, क्रेनियम बोन की जो होती है 8 होती है, जो क्या करती है हमारे हेड को, जो हमारा सर है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। और 8 के 8 मैंने बताती है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इथमोइड, स्फिनोइड और ऑक्सीपिटल। इसमें से टेम्पोरल और पैराइटल 2 है, बाकी सारी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मोटर यूनिटीज। देखो मोटर यूनिट क्या होती है, देखो जो हमारा, हम ना इस चैप्टर में स्केलेटल मसल को ही डिटेल में पढ़ते हैं, स्मूथ और कार्डियो को डिटेल में नहीं पढ़ते, हमें स्केलेटल मसल को ही डिटेल में पढ़ना है। तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, मान लो ये कोई मसल है, ठीक है। अब इस मसल को क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि अब मेरा मन करे मैं बेड से चल के जाऊँ, तो कैसे चल के जाएगी, ये जो मसल है ये स्केलेटल मसल है, इस पे क्या आएगा, एक न्यूरॉन से इसको सिग्नल आएगा। मैंने माइंड में सोचा, फिर माइंड में सोचने के बाद मुझे चलना है, तो माइंड में क्या होगी, न्यूरॉन्स होंगी, नर्व सेल होगी, और नर्व सेल आके क्या देगी, इसको सिग्नल देगी कि तुझे अब चलना है, तुझे मतलब वो चलना है, मतलब कॉन्टैक्ट होना है, तभी तो मैं चलूंगी। मसल कॉन्टैक्ट होगी तो उसके साथ जो बोन अटैच है उसमें भी मूवमेंट आएगी, वो भी कॉन्टैक्ट होगी, जिससे हम क्या चल पाएंगे, मतलब उसमें हलचल होगी जब हम चल पाएंगे। तो इस यूनिट को मिला के हम, न्यूरॉन और स्केलेटल मसल को मिला के हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। जो क्या करती है, जो न्यूरॉन है वो सेल को क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, कि मैसेज देगा कि अब तुझे बेड से खड़े होकर किचन तक जाना है, मान लो। और इन दोनों के बीच में ये जो जंक्शन है, जो गैप है, इसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। और एक नाम और है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर मोटर एंड प्लेट। ये न्यूरॉन और मसल सेल, स्केलेटल मसल के बीच में प्रेजेंट होती है, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। तो देखो मोटर यूनिट में क्या आएगा, ये सिंगल सार्कोमीर नहीं, सार्कोमीर तो क्या कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, यहाँ पे सब काम नहीं है। ए मसल फाइबर एंड मायोफाइब्रिल्स नो, ए मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इट इंटरवेट्स। देखो एक मोटर न्यूरॉन आ गया, और एक क्या गया, मसल फाइबर आ गया, मसल सेल आ गया, इनको मिला के हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। एक ग्रुप ऑफ मसल्स नहीं, ग्रुप ऑफ मसल्स को नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि सेल जो है वो वीक हो जाती है, सेल का वीक होना, वीकनेस ऑफ सेल जो होता है, वीकनेस ऑफ सेल्स नहीं, वीकनेस ऑफ बोन, गलत लिख दिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन्स, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होती है, मैंने आपको बताया जो हमारी बोन है किससे, में कैल्शियम एंड फॉस्फेट से मिलकर बनी। अगर इनकी कमी आएगी हमारी बोन में, तो हमारी बोन क्या वीक होगी। तो कौन से आयरन की डेफिशिएंसी से या फिर कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटीन मास्क द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन इन ए रेस्टिंग मसल। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ एक एक्टिन फाइबर की, कैसा होता है एक्टिन फाइबर। देखो एक्टिन फाइबर में क्या होती है, ऐसे ये एक होता है, इसे बोलते हैं जी एक्टिन मतलब ग्लोब्युलर एक्टिन। ये जी एक्टिन ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ के, मतलब आपस में जुड़ गए ये जी एक्टिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, और ये क्या करते हैं, ये जी एक्टिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन। और इस एफ एक्टिन का ये जो बना है, अब ये क्या बन गया, पॉलीमर बन गया ना। देखो डायग्राम दोबारा से बना दो, डायग्राम अच्छे बना। एक जो मॉलिक्यूल होते हैं इसे बोलते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन की बहुत सारी ऐसे यूनिट आपस में जुड़ के, जी एक्टिन है ये सारे के सारे, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। अब ठीक बना है, इस जी एक्टिन के मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़ के एक चेन बनाते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। और इसी एक पूरी स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोल तो, या फिर थिन फिलामेंट बोल तो, ठीक है। एफ एक्टिन बोल तो, एक्टिन फिलामेंट बोल तो ये क्या एक पॉलीमर हो गया ना, क्योंकि जी एक्टिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। मोनोमर क्या है, जी एक्टिन है, ये तो क्या मोनोमर है, और पॉलीमर क्या हो गया, एफ एक्टिन हो गया। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। इस पर क्या होता है कि साइड में से कुछ दूसरे कलर से बना के मैं दिखाऊँ आपको,
मैं कल आपको एनसीईआरटी से मैं जो डायग्राम मैंने वो लिख के आऊँगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, आज वो मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किए। ऐसे करके एक धागा से लिपटा रहता है पूरी एफेक्टिन की चेन पे। आप जब एनसीईआरटी में देखोगे ऐसे करके एक धागा से लिपटा रखा है। ये जो धागा ये तो है ट्रोपोमाइसिन। मैंने आपको बताई थी 2 रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोमाइसिन क्या करती है, देखो कैसे होगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो मायोसिन होती है ना वो एक्टिन को पकड़ के अंदर खींच लेती है, तो इससे क्या होता है जो एक्टिन होता है वो मायोसिन पे स्लाइड कर जाता है। तो बट वो ऐसे नहीं खींच सकती उसे, क्योंकि ना ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या करते हैं कि जो एक्टिन को पकड़ने के लिए जो साइट होती है, एक्टिन के ऊपर एक साइट होती है। देखो एक एक्टिन का मॉलिक्यूल है, जो मान लो उस पर क्या होगी, एक साइट होगी। डायग्राम में दिखाऊँ आपको, ये डायग्राम मान लो यहाँ पे जो साइट होगी जहाँ पे आके मायोसिन अटैच करेगा, वहाँ पे क्या आ गया, ट्रोपोमायोसिन आ गया। और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोनिन भी प्रोटीन होती है। एक ट्रोपोनिन कैसे 3 मॉलिक्यूल की एक प्रोटीन होती है, वो भी अटैच होती है इसे। ट्रोपोनिन कैसे दिखाते हैं हम, 3 मॉलिक्यूल बना के, क्योंकि इसकी 3 यूनिट होती हैं, तो ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्या, ये कौन सी प्रोटीन होगी, यहाँ पे ऐसे साथ साथ में अटैच होती है कुछ जगह पे ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन तो पूरी पे होती है, पर ट्रोपोनिन कुछ हम बोलते हैं कुछ जगह छोड़ छोड़ के होती है, एक इंटरवल पे होती है। ये होगी ट्रोपोनिन। ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन, ये क्या करती है, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे एक्टिन पे, उसको कवर करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब मायोसिन को एटीपी मिलेगा तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तब क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होता है, इसमें पूरी प्रोसेस में बताऊंगी, और एटीपी लेता है मायोसिन, फिर उसमें एनर्जी आ जाती है और वो एक्टिन को अंदर से खींच लेता है, अंदर खींच लेता है। क्योंकि कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर जाता है, और एक्टिन की साइट जो होती है वो खुल जाती है, और वहाँ पे मायोसिन आके उसको खींच लेता है। इस टाइप की कुछ थ्योरी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि जब प्रोटीन क्या है, रेस्टिंग मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसेस है वो हम पूरा देखेंगे। तो उसमें जो प्रोटीन को कौन मास्क करके रखता है, एक्टिन की जो साइट है उसको करके रखता है ट्रोपोनिन। अब आप बोलोगे कि मैम ट्रोपोमायोसिन भी तो करता है, बट आपको एनसीईआरटी में ट्रोपोनिन दिया तो आपको ट्रोपोनिन मार्क करके आना है। मैं आपको एनसीईआरटी की वो लाइन भी दिखा दूंगी, आप खुद से एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें ना 305 पे ना एक टॉपिक दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऐसे करके। उसकी चौथी लाइन में ना ये लाइन लिखी हुई है कि जो चौथी पांचवी लाइन, वो पैराग्राफ पूरा है जो, उसमें ये लाइन लिखी हुई है बाकायदा कि जो एक्टिन की जो साइट होती है जहाँ पे वो मायोसिन बाइंड करेगा, उसको कौन मास्क करके रखता है, उसको मास्क करता है ट्रोपोनिन। ये एनसीईआरटी में बाकायदा लिखो, तो मैंने आपको ट्रोपोनिन करवाया है। वैसे ट्रोपोमायोसिन भी क्या करता है, उसको साइट को ढक के रखता है, बट हम जब आंसर करके आएंगे तो वो ट्रोपोनिन करके आएंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें 305 पे मुझे याद है, 305 पे ये टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन करके, उस पे ये आपको पैराग्राफ पढ़ो तो आपको वहां पे दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट मसल टू बोन। देखो मसल मैंने बताया था कि स्केलेटल मसल है, मान लो एक मसल है स्केलेटल मसल, उसके साथ में क्या होगी कि बोन अटैच होगी, बोन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बोन क्या मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये तो क्या होगी, मसल होगी, और ये क्या होगी, बोन होगी। ये क्या होगी, इसके साथ अटैच होगी। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोन भी क्या हो जाएगी, उसके साथ में हिलेगी, जिससे हमारी मूवमेंट आएगी, बोन में भी मूवमेंट आएगी। तो ये किससे अटैच होते हैं, हमें ध्यान रखना है, मसल और जो बोन होती है वो अटैच होते हैं टेंडन से, टेंडन से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और बोन जो है वो भी बोन से अटैच होती है, वो होती है लिगामेंट से, ये ध्यान रखना है। बोन से किससे अटैच होगी, लिगामेंट से। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, बल्लभ, BLB, बल्लभ। बल्लभ की स्पेलिंग ये तो नहीं होती, बट मैं इसे ऐसे याद करती हूँ, बल्लभ से BLB। तो बोन किससे अटैच होगी, लिगामेंट से। और फिर एक टेंडन और बच्चों को ये पता होता है एक टेंडन होता है एक लिगामेंट होता है, बट बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि टेंडन किसको जोड़ेगा और लिगामेंट किसको जोड़ेगा। तो मैंने ट्रिक बना रखी है, मैं इसको माइंड में से रखती हूँ, बल्लभ से बोन से तो जोड़ेगा लिगामेंट, और बच गया कौन, टेंडन। तो टेंडन किसको जोड़ेगा, मसल को बोन से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ए मसल सेल। देखो मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम उसमें देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है, वो कौन सी होती है, सार्कोमीर होती है। सार्कोलेमा तो क्या है, जो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल क्या है, सार्कोलेमा है। मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। देखो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट क्या होते हैं, देखो मायोफिलामेंट कौन से होते हैं, वही होते हैं दो, एक्टिन और मायोसिन। इन्हें क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट बोलते हैं, मैं ध्यान रखना है, एक्टिन एंड मायोसिन। और देखो सार्कोमीर कैसे बनता है, अब देखो सार्कोमीर बनता है, तो सार्कोमीर की स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ध्यान से समझना है। अब हम देख रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन में जो सार्कोमीर होता है वो कैसे होता है। देखो दो, एक लाइन हमें ध्यान रखनी है, ये मैंने लाइनें बनाई, इन्हें बोलते हैं जेड लाइन, जेड लाइन। और इन जेड लाइन के बीचों बीच एक लाइन होती है, ये भी जेड लाइन है, बट मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, एक जेड, इन लाइन के बीचों बीच होती है एम लाइन, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि आपको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट वो कहते हैं अरेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो मायोसिन होते हैं वो तो यहाँ पे बीच में होते हैं, मोटे होते हैं, तो इनको मैं मोटा बनाती हूँ। एम लाइन पे कौन अटैच होगा, मायोसिन अटैच होगा। मायोसिन के जो फिलामेंट है वो कहाँ अटैच होंगे, एम लाइन पे अटैच होंगे। यहाँ पे जो एम लाइन है मैंने किसको अटैच कर दिया, मायोसिन को अटैच कर दिया, मायोसिन के फिलामेंट है।
और जो एक्टिन फिलामेंट है वो कहाँ अटैच होते हैं, यहाँ पे जेड लाइन पे। ये कौन से फिलामेंट अटैच हो गए, जेड लाइन पे, एक्टिन के फिलामेंट। ठीक है, इनको मैंने पतला बनाया क्योंकि ये क्या होते हैं, पतले होते हैं। ये हो गए, ये तो है एक्टिन और ये है मायोसिन। तो देखो एक सार्कोमेर कैसे बनता है, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये जो जहाँ पे बैंड ये है, ये एक्टिन फिलामेंट हो गए, सॉरी, ये जो जगह जहाँ पे ये जो है, जहाँ पे ये आ रहे हैं, कौन से तो थोड़ा मोटा बनाना, बड़ा बनाना, ये स्पेस जिसमें ओनली क्या आ रहा है, मायोसिन के फिलामेंट आ रहे हैं, इस बैंड को तो बोलते हैं ए बैंड, जहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, ओनली मायोसिन होगा। ठीक है, और मायोसिन का अब देखो आप देखो तो मायोसिन ए बैंड के अंदर यहाँ पे आई जो ये ए बैंड के अंदर क्या आ रहे हैं, यहाँ पे एक्टिन के फिलामेंट भी आ रहे हैं। तो ए बैंड का वो स्पेस जहाँ पे एक्टिन के फिलामेंट नहीं है, यहाँ पे ए बैंड का वो स्पेस जहाँ पे एक्टिन के फिलामेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं एच जोन। अब हमें सारी बातें ध्यान रखनी है, मैं एक एक चीज़ बोल रही हूँ कि ए बैंड का वो जोन या फिर वो जगह जहाँ पे थिन फिलामेंट नहीं आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एच जोन। ये मैंने क्या लिखा है, एच लिखा है। ठीक है, और ए बैंड क्या है कि जहाँ पे जिस जगह पे हमें क्या दिख रहा है, जिस जगह पे हमें मोटे वाले बैंड दिख रहे हैं, यानी मायोसिन दिख रहा है, मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे। फिर एक होता है आई बैंड। आई बैंड का क्या होता है, आई बैंड होता है कि ये देखो जहाँ पे क्या बची, अब देखो आप बोलो कि मैम आपने ना आधा ये लिया एक्टिन, पूरा नहीं लिया। देखो ये जो है वो है आई बैंड, आई बैंड। अब आप ये देख सकते हो आई बैंड कहाँ है, मैंने ना एक्टिन का ये वाला पार्ट छोड़ दिया, जो किस में आ रहा है, जो ए बैंड में आ रहा है। एक्टिन का वही वाला पार्ट लेना है जो किस में आ रहा है, ओनली ए बैंड के अंदर नहीं आ रहा है, उसी को ही हमें आई बैंड कंसीडर करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा यहाँ से लेके ये पूरा ये ग्रीन वाला जो मैं इसको मैं मार्क कर रही हूँ एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या करते हैं, आई बैंड करते हैं, बट वो गलत है, ये गलत है। हमें सिर्फ एक्टिन का वो वाला पार्ट लेना है जहाँ पे क्या रहा है, ये ओनली एक्टिन है, यहाँ पे ये क्या नहीं है, मायोसिन वाले फिलामेंट नहीं है। तो देखो सार्कोमेर में क्या होता है, हाफ आई बैंड आ जाएगा, क्योंकि आई बैंड आधा इधर आधा इधर आ गया, हाफ आई बैंड आ गया, पूरा एक ए बैंड आ गया, और वापिस से क्या गया, हाफ आई बैंड आ गया। तो देखो क्या होता है सार्कोमेर, हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड प्लस हाफ आई बैंड मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा सार्कोमेर बनाते हैं। मैंने सार्कोमेर आपको बताया कैसे होता है। और इस सार्कोमेर क्या है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये था, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट कौन होगी, मसल की, तो वो क्या होगी, सार्कोमेर होगी। सार्कोमेर स्ट्रक्चर कैसे, तो मैंने बता दिया आपको, हाफ आई बैंड आएगा, एक पूरा ए बैंड आ जाएगा, और हाफ क्या आएगा, वापिस से आई बैंड आएगा। ये क्या मिलके बनाते हैं, ये बनाते हैं सार्कोमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। अभी हमने देखा था सार्कोलेमा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं मसल फाइबर की, मसल सेल की। ठीक है, सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर सोडियम आयन नहीं, ये कौन से आयन को स्टोर करते हैं, कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सार्कोमेर इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल। यस, अभी हमने देखा सार्कोमेर क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है मसल की, और हाफ आई प्लस 1 ए प्लस हाफ आई मिलकर क्या बनाते हैं, एक सार्कोमेर बनाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर देखें, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, थर्ड तो गलत है ना, उसमें क्या बोलती है, सोडियम बोलती है, पर कौन से आयन स्टोर होते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मायोसिन हैज ए ग्लोबुलर हेड एंड ए लॉन्ग टेल। देखो मैंने आपको एक्टिन की तो स्ट्रक्चर बना के दिखा दी। एक्टिन कहते हैं एक लंबा सा फिलामेंट होता है, उस पर ट्रोपोमायोसिन लगाता है, और कुछ पे अंतराल पे कुछ इंटरवल पे क्या लगाता है, ट्रोपोनिन लगाता है, और वो क्या करते हैं, एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन से करने वाली, उसको ढक के रखते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर किसकी, मायोसिन की भी स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो मायोसिन क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ये एक ही क्या है, ये जो है ये है मीरोमायोसिन। ये मैंने जो स्ट्रक्चर में वो क्या मीरोमायोसिन है। जैसे मैंने आपको ग्लोबुलर एक्टिन बना के दिखाया था ना, उस जी एक्टिन से मैंने पूरा आपको एफ एक्टिन बना के दिखाया था, वो क्या था, एक्टिन फिलामेंट था। ये क्या मीरोमायोसिन है, ये क्या हो गया मीरोमायोसिन, ये क्या है, मोनोमर है किसका, मायोसिन का, मोनोमर। इससे मिलके मैं क्या बनाऊंगी, इन मोनोमर को आपस में जोड़ के पॉलीमर बना दूंगी, वो पॉलीमर क्या बन जाएगा, मायोसिन बन जाएगा। अब इसमें देखो कुछ बातें ध्यान रखें, ये तो है इसका हेड वाला पार्ट,
ये नाम हमें ध्यान रखना। ये तो है हेड और ये है इसकी आर्म और ये है टेल, ठीक है। हेड और आर्म दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। और इस हेड पे क्या होता है, यहाँ पे होती है दोनों साइड यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो क्या करेगा एक्टिन से बाइंड करेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे इसके पास में एक चीज होती है, वो होती है एटीपीएच, एटीपीएच या फिर एटीपी बाइंडिंग साइट बोल दो इसको। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या होगी, एटीपी बाइंड। क्योंकि मैं बताया था आपको एटीपी चाहिए, जब इसको एनर्जी मिलेगी मायोसिन के मॉलिक्यूल को, तभी क्या करेगा, ये एक्टिन को अपने ऊपर खींच सकेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक्टिन को जोड़ता है, जिससे क्या मिलती है, इसको एनर्जी मिलती है। तो दो हेड पे में दो चीजें जुड़ने के लिए साइट मिलती है। एक तो मिलती है एक्टिन बाइंडिंग साइट जो ऊपर है, ये भी ध्यान है एनसीईआरटी में ऊपर बनाए हुए है, और जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वो भी मिलती है, वो क्या नीचे है। एक हेड होता है, एक आर्म होती है, एक टेल होती है। हेड और आर्म को मिलकर क्या बोलते हैं, कोरोस आर्म बोलते हैं, टेल को क्या बोलते हैं, टेल ही बोलते हैं। ये तो है लोअर मिरोमाइसिन, इसका वेट क्या तो कम होता है, हम देखें तो ये तो है लो मिरोमाइसिन, ये हैवी मिरोमाइसिन, लाइट मिरोमाइसिन बोल दो, लो नहीं लाइट। ये तो है लाइट मिरोमाइसिन और ये हैवी मिरोमाइसिन, क्योंकि हेड खुद का ही देख लो, हेड का वजन क्या ज्यादा होगा, टेल का वजन क्या कम होगा। अब देखो ये तो है एक मिरोमाइसिन, ये तो क्या मोनोमर है। अब इससे मिलकर मैं मायोसिन कैसे बनाऊंगी, देखो। अब देखो एक मिरोमाइसिन आया ये, फिर इसके साथ में यहाँ पे दूसरा मिरोमाइसिन अटैच हो गया, फिर यहाँ पे एक तीसरा मिरोमाइसिन यहाँ पे ऐसे अटैच हो गया, फिर यहाँ पे एक ऐसे चौथा मिरोमाइसिन ऐसे अटैच हो गया। तो ये पूरा ऐसे अटैच होकर क्या बना देते हैं, एक मायोसिन बना देते हैं, मायोसिन। तो मिरोमायोसिन आपस में ऐसे अटैच हो के क्या बनाते हैं, मायोसिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये क्या है, मायोसिन है। और ये क्या पॉलीमर है, किसका, मिरोमायोसिन का। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या था, मायोसिन की स्ट्रक्चर होती है। तो उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो देखो। मायोसिन हैज ए ग्लोबुलर हेड एंड ए लॉन्ग टेल, ठीक है। मायोसिन के मॉलिक्यूल में ग्लोबुलर हेड होगा, लॉन्ग टेल होगी। द हेड ऑफ मायोसिन बाइंड टू एटीपी एंड एक्टिन, ऐसे इसमें दोनों बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर वाली साइड है, एटीपी बाइंडिंग साइट नीचे वाली साइड है। एक्टिन इज थिक फिलामेंट, नहीं मैंने 3 बार बोल दिया, एक्टिन कैसा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। मायोसिन जो है वो कैसा फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। मायोसिन इज इन्वॉल्व इन पावर स्ट्रोक ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इस पावर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिन को अंदर खींचना है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये भी सही है। गलत कौन सा, थर्ड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड मसल फाइबर है, देखो 2 टाइप की मसल सेल होती है, मसल फाइबर बोल दो या मसल सेल बोल दो। मसल सेल होती है 2 टाइप की होती है, एक तो होती है रेड मसल सेल और एक होती है व्हाइट मसल सेल। देखो जो रेड मसल सेल होगी ना, इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, मायोग्लोबिन ज्यादा होगा। और मैंने बताया था मायोग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आता है ना, वैसे मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का स्टोर करके रखता है, तो इसकी वजह से क्या था, रेड कलर आता है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो इसमें कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा, इसमें चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो व्हाइट मसल सेल होती है इसमें क्या था, मायोग्लोबिन कम होता है, मायोग्लोबिन कम होता है। इसमें तो ज्यादा होता है, इसमें क्या था, कम होता है। इसमें एक चीज ज्यादा होती है, वो होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया जाता है और इसमें क्या जाता है, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाता है, ठीक है। तो ये बातें मेरा व्हाइट मसल सेल और रेड मसल सेल के बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पढ़ो। हाई माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन, सही है। मैंने बताया था रेड मसल सेल में क्या हाई माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई होगा और मायोग्लोबिन भी हाई होगा। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन बहुत कम होता है। मैंने बताया था लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन कब होता है, जब क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और मायोग्लोबिन तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। तो इसलिए इन मसल में क्या कहते हैं, थकान भी कम आती है। जो हमारी बैक की मसल्स होती है ना, वो ज्यादातर रेड मसल सेल होती है उसमें। क्यों, क्योंकि हम कितने पूरा दिन बैठे रहते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, तो भी क्या होता है, हमें थकान नहीं आती। क्यों, क्योंकि उनमें रेड मसल सेल होती है जिसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है और वो क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है। नो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन सेट बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए, हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन क्या होगा, दोनों चीजें हाई होगी रेड मसल सेल में। और व्हाइट मसल सेल में मायोग्लोबिन कम होगा। और एक चीज हाई देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाइट मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई देखने को मिलती है और इनमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। और जो व्हाइट मसल सेल होते हैं उनमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन कम है तो उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चलते हैं। जो चीज़ मैं वर्बली बोल रही हूँ प्लीज उन्हें ध्यान से सुना करो, सारी चीज़ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं ऐसे नहीं कोई हवा में बोल रही हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का। देखो क्या दिया, साइनोवियल जॉइंट आर फ्री मूवेबल। ये भी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो साइनोवियल जॉइंट में भी देखने को मिलती है। जैसे हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, मैंने आपको बताया था। साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन, देखो क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि 2 बोन है मान लो ये आपस में, ठीक है। ये बोन ही बहुत ज्यादा सुंदर बना दी मैंने, तो 2 बोन है, ठीक है। ये दोनों बोन जो होती है इनके यहाँ पे लगा होता है थोड़ा सा कार्टिलेज,
जिससे बोन आपस में फ्रिक्शन ना हो, घिसे नहीं, कार्टिलेज। ठीक है। और आपस में जो बोन है यहाँ पे क्या होता है, हमें देखने को मिलती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इनके बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पे एक फ्लूइड बनाती है, फ्लूइड रिलीज करती है, जो होता है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और ये आपस में अटैच किससे होंगे, लिगामेंट से होंगे। यहाँ पे हमें क्या दिखाना चाहिए, लिगामेंट दिखाना चाहिए। मैंने बताया था बल्लभ लिगामेंट से आपस में क्या होगी, बोन अटैच होगी। तो जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो इन दो बोन के बीच में होगा, वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। वो मेम्ब्रेन क्या रिलीज करेगी, साइनोवियल फ्लूइड, जो क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा। ये क्या करेगी, फ्रिक्शन को कम करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करते हैं, दो चार ऑप्शन, एक ऑप्शन तो हमने देख ही लिया। देखो साइनोवियल जॉइंट आर फ्री मूवेबल, सही है। साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन में बताया, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट आर कॉल्ड सिंथ्रोसिस, ये भी सही है कि इनमूवेबल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंथ्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं और सिंथ्रोसिस भी बोलते हैं। हिंज जॉइंट अलाउड रोटेशन मूवमेंट, नहीं, हिंज जॉइंट ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट देते हैं। जैसे मैं बताया था गेट की मूवमेंट होती है, रोटेशनल मूवमेंट तो 360 डिग्री, बट हिंज जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट नहीं देता। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है ना इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, बस मैं थोड़े से डायग्राम नहीं ऐड कर पाई इस पीपीटी में, कुछ ऑप्शंस थोड़े से गलत बन गए मुझे लग रहा है। बाकी तो मैंने पीपीटी मतलब सही बनाई है अपनी तरफ से, और मेहनत भी की है आप लोगों को समझाने की। और मैंने बताया भी आपको एनसीईआरटी में कहाँ क्या चीज़ मेंशन है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी खोलो, उसको पढ़ो। फिर कल मैं ना इसी चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़ के आना, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन करना, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।